Hello everyone. So this is first unit हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज व्हाट आर फीचर्स। तो पेपर के अंदर सिंपल आएगा कि हिस्ट्री को एक्सप्लेन करो और फीचर वगैरह एक्सप्लेन करो। तो ये शुरुआत के चार ये जो दो पैराग्राफ है इसको चार लाइन में लिखना है। दैट सी प्रोग्रामिंग वाज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिचेक बेल लैबोरेटरी एंड एटी&टी इन यूएसए। डेनिस रिच इज नोन एज फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज। एटी&टी का फुल फॉर्म है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। ओके, तो सी प्रोग्रामिंग 1972 में बनी है, डेनिस रिचे ने बनाई है और बेल लेबोरेटरी में बनी है। यहाँ पे अच्छी अच्छी खोजें हुई है और बहुत सारी अदर लैंग्वेज भी यहाँ पे बनी है बेल लेबोरेटरी में। और कहाँ पे है लोग, यूएसए में। तो डेनिस रिचे को फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज भी बोलते हैं। सी लैंग्वेज वॉज डेवलप टू ओवरकम, मतलब इसको ओवर मतलब जो सी के पहले भी बहुत सारी लैंग्वेज बनी है जैसे अलगोल बीसीपीएल भी, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सी लैंग्वेज बनाई गई। तो इनिशियली सी लैंग्वेज वॉज डेवलप, तो शुरुआत में जो सी लैंग्वेज है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई गई। और देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इट एक्ट हैज अ ब्रिज बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिलहाल आप भूल जाओ क्या होता है, बस याद रखो कि यूनिक्स मतलब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। अभी हमारे पास एंड्रॉइड में आईओएस होता है, सॉरी एप्पल में आईओएस होता है, एंड्रॉइड एक है, फिर विंडोज होता है, उस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो वैसा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक है। इट इनेटेड मेनी फीचर ऑफ प्रीवियस लैंग्वेज, तो इसके अंदर प्रीवियस लैंग्वेज के भी बहुत सारे फीचर है बी बी सी। अब तुम खुद सोचो, अगर मैं कोई नई लैंग्वेज बना लूँ तो उसके अंदर पुरानी लैंग्वेज के तो फीचर होंगे ही ना। ओके, अब ये हमें याद रखना है डेवलपमेंट ईयर। तो लैंग्वेज जैसे अल्गोल बीसीपीएल बी ट्रेडिशनल सी के एंड आर सी एन एस सी सी 99। याद रखने का सिंपल तरीका क्या है, ट्रेडिशनल सी याद रखो, दैट इज 1972 डेनिस रिचे ने बनाई। ओके, फिर शुरुआत का साल याद रखो 1960 और लास्ट वाला सी 99 99 में। अब इसमें तीन डेसिमल वाली चीजें आती है, 60 70 और 90। 90 के जस्ट नीचे एक 89 आता है। ओके, तो अब वापस कंक्लूड करते हैं। ट्रेडिशनल सी 1972 में बनी है, सी 99 199 में और अलगोल 1960 में। ओके, अब इससे जस्ट 7 साल बाद बीसीपीएल बनी है 1967 में, उसके 3 साल बाद 1970, मतलब डेसिमल 1970। अब इसके 6 साल बाद के एंड आरसी बनी है ट्रेडिशनल के बाद, फिर 1989 1990 बनाने वाले हैं, याद रखने पड़ेंगे आपको। 1972 डेनिस रिच है, स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी एनएसए आईएसओ कमेटी, ये आईएसओ कमेटी ने बनाया। फिर कर्नी घान एंड डेनिस रिच है, केन थॉमसन मार्टिन रिचर्ड इंटरनेशनल ग्रुप। एनी हाउ आपको ये याद रखना है। फिर अब इसके फीचर देखो, सिंपल सी लैंग्वेज काफी सिंपल है, इसके अंदर रिच लाइब्रेरी फंक्शन है। जैसे कि अगर मुझे कोई मैथ का कुछ करना है तो मैं मैथ डॉट एच इंक्लूड कर दूंगा हेडर फाइल। मतलब हमें अच्छी खासी एक रिच लाइब्रेरी मिलती है यहाँ पे। एस टी डी आई एल आई भी अगर मैं यूज करता हूँ तो मुझे मैलोक कैलोक नाम के कुछ फंक्शन मिलते हैं। तो रिच लाइब्रेरी है और सिंपल लैंग्वेज है, मशीन इंडिपेंडेंट। मतलब सी को अगर मैं लिखता हूँ तो मैं अलग अलग मशीन पे भी कोड को रन कर सकता हूँ। पोर्टेबल है, इधर से उधर हम पेन ड्राइव से इधर से उधर कोड ले जा ला सकते हैं। ओके, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या तो ज्यादा लो नहीं है ज्यादा हाई नहीं है, मिड लेवल है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, मतलब प्रॉपर फंक्शंस है, मतलब मेन फंक्शन होगा, फिर अगर दूसरा फंक्शन मानो तो दूसरा फंक्शन में होगा। एक प्रॉपर फंक्शनिंग है यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर्ड है। रिच लाइब्रेरी है, मतलब बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन हमें मिल जाते हैं। अगर मुझे मैथमेटिकल कुछ यूज करना है तो मैं मैथ डॉट एच ले लूंगा। समझ रहे हो आप? जैसे प्रिंट एफ स्कैन है, इनबिल्ट फंक्शन है, इसकी मुझे कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। ओके, मेमोरी मैनेजमेंट काफी अच्छा है। मतलब जब भी मुझे अगर मेमोरी लग रही है तो मैं मैलोक नाम का फंक्शन कॉल करूंगा, और अगर मुझे मेमोरी को फ्री कर देना है, कोई गरज नहीं, तो मैं फ्री नाम का फंक्शन कॉल करूंगा। ये जो है, इसको फंक्शन कॉलिंग बोलता है। फास्ट स्पीड, तो सी प्रोग्राम्स कंपाइल एंड एग्जीक्यूट क्विकली बिकॉज सी हैज फेवर इनबिल्ट फंक्शन एंड लेस ओवरहेड। तो फास्ट स्पीड है। पॉइंटर्स सिलेबस में नहीं है। पॉइंटर्स वो होते हैं, ऐसे वेरिएबल होते हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं, वैसे याद रखो। रिकर्शन क्या है, जो फंक्शन खुद को ही कॉल करे। तो सी प्रोग्रामिंग में ये रिकर्शन यूज होता है। एक्सटेंसिबल है, मतलब इसके अंदर हम और भी फीचर ऐड कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट एक्सप्लेन डिफरेंट सिंबल इन्वॉल्व इन इट। अब सिंपल याद रखो, टर्मिनल। टर्मिनल सिंबल जो ओवल शेप का होता है, ओवल शेप का, ये स्टार्ट और एंड के लिए काम आता है। कुछ भी प्रोसेसिंग मुझे करना हो तो रेक्टेंगल, इनपुट आउटपुट लेना हो तो पैरेललोग्राम, कुछ भी डिसीजन वाली चीज करनी हो तो डायमंड, और उस फ्लो चार्ट का फ्लो कंटिन्यू करना है तो फ्लो लाइन। कनेक्टर क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये सातों वाला छोड़ देना। ओके, तो फ्लो चार्ट क्या है, प्रोग्राम का या एल्गोरिथम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सिंपल में यहाँ पे देखो, फ्लो चार्ट टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। देखो, स्टार्ट एंड स्टॉप ये किससे, ओवल शेप में है। ये देखो, इनपुट आउटपुट, इनपुट रेडियस आर और प्रिंट एरिया, ये क्या, इनपुट आउटपुट, ये पैरेललोग्राम। और जो प्रोसेसिंग होती है वो रेक्टेंगल में होती है। तो 3.14 इंटू आर एरिया। समझ रहे हो? तो सिंपल जो इंग्लिश लैंग्वेज में हम लिखते हैं उसको ही फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना। किसी भी प्रोग्राम को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना उसको बोलते हैं ऑल्गोरिथम।
प्रॉपर एक इंग्लिश स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखना, स्टेप बाय स्टेप। ओके, उसको ही फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना, मतलब फ्लो चार्ट बन गया। अब एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट क्या, इजी टू अंडरस्टैंड है, हेल्प्स इन प्रोग्रामिंग, इजी डिबगिंग, मतलब हम एरर आराम से फाइंड कर सकते हैं, बेटर कम्युनिकेशन, मतलब किसी को समझाना हो तो आराम से समझ में आ जाएंगे, इजी मॉडिफिकेशन और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। ओके, फ्लो चार्ट टू शॉर्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको याद करना क्योंकि ये 2-3 बार आया है। स्टार्ट, तो एबीसी नाम का ये डिटर्मिनेंट का एक फंक्शन होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सो ये देखो डिसीजन के लिए अगर ये डी 0 बड़ा है तो यस, नहीं है तो इधर। ओके, ये याद रख लेना। एनी हाउ आपको याद करना है, मैं अभी समझा नहीं सकता बिकॉज इट विल टेक टाइम। व्हाट इज algorithm? algorithm का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एक मतलब प्रोग्राम को, एक्चुअल प्रोग्राम को इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में बनाना, और प्रोग्राम लिखने से पहले हम ये काम करते हैं। ओके, algorithm हमें क्लियर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन देता है दैट मस्ट बी फॉलोड। algorithm के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्लियर, सिंपल होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आप लिखते जाओ, ऐसा नहीं, ई स्टेप शुड बी वेल डिफाइंड। ई स्टेप शुड बी वेल डिफाइंड। इट टेक्स सम इनपुट, देखो इनपुट या तो 0 भी हो सकता है या तो 1 भी हो सकता है, याद रखना क्यों। मान लो मैं ऐसा प्रोग्राम बनाना हो जिसमें मुझे बस प्रिंट करना है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, वहां पे कोई इनपुट तो नहीं लिया मैंने, तो प्रिंट इनपुट 0 भी हो सकते हैं। या फिर मैं कोई प्रोग्राम लिखता हूँ सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो उसके अंदर मुझे इनकी वैल्यू देनी पड़ेंगी, तो उस टाइम इनपुट, तो इनपुट 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। ओके, लेकिन आउटपुट हमेशा 1 या 1 से ज्यादा ही होगा, कुछ ना कुछ तो आउटपुट निकलेगा। प्रिंटफ भी यूज कर रहा हूँ, मतलब आउटपुट यूज कर रहा हूँ। अब एल्गोरिथम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, देखो एरिया का फॉर्मूला, अब देखो स्टार्ट, रीड रेडियस आर, आर को रीड करो, कैलकुलेट एरिया, प्रिंट एरिया, स्टॉप। ओके, अब ये स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, ये जो हैशटैग इंक्लूड लिखते हैं इसको प्री प्रोसेसर फंक्शन बोलते हैं, हैशटैग डिफाइन ये डेफिनेशन है। ये इंट ग्लोबल, अगर मुझे किसी वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर करना है तो उसको ग्लोबल डिक्लेरेशन बोलते हैं, ये मेन फंक्शन सेक्शन है। और अगर मुझे और भी कोई फंक्शन बनाना है मेन फंक्शन को छोड़ के तो उसको यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। एक्चुअली ना ये मतलब बाद में पढ़ा जाता है ये यूनिट, फर्स्ट यूनिट हमेशा पूरा सिलेबस होने के बाद पढ़ेंगे ना तो इजीली समझ में आता है। ठीक है, तो अभी मैं समझा देता हूँ एक बार ये प्रोग्राम, हैशटैग इंक्लूड। अब हैशटैग डिफाइन पाई 3.14, मतलब पाई के अंदर 3.14 डाल दो, ये डिफाइन कर दिया मैंने। अगर मैं कोई ग्लोबल वेरिएबल लेता हूँ तो ग्लोबल, जैसे इंट ए इज इक्वल टू 10, तो ए क्या, ए इज इक्वल टू 10, ये फिक्स रहेगा। वो ग्लोबल वेरिएबल है, उसको किसी और फंक्शन में भी मैं यूज कर सकता हूँ। हम्म, तो ये हर एक सेक्शन का दिखा करे। डॉक्यूमेंटेड सेक्शन क्या कर, ये सेक्शन कंटेन कमेंट्स अबाउट प्रोग्राम नेम, ऑथर, ये हम ऊपर लिखते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, मतलब प्रोग्राम का नाम क्या है ऐसे करके। ओके, प्री प्रोसेसर सेक्शन में क्या आ गया हमारा, वो हेडर फाइल वाला सेक्शन, तो दिस सेक्शन कंटेन हेडर फाइल। ओके, और हेडर फाइल के अंदर प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं, जैसे कि stdio.h के अंदर printf और scanf के होते हैं। फिर डेफिनेशन सेक्शन। ओके, दिस सेक्शन इज यूज टू डिफाइन सिंबॉलिक कांस्टेंट यूजिंग हैशटैग डिफाइन। जैसे मैंने हैशटैग डिफाइन पाई 3.14 कर दिया, इसका मतलब क्या है, पाई के अंदर 3.14 चला गया। अब ग्लोबल डिक्लेरेशन, जैसे इंट एक्स, ये ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया मैंने ऊपर। अब मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन वाला सेक्शन। डिक्लेरेशन पार्ट, मेन फंक्शन के अंदर में जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ लोकल वेरिएबल, उनको डिक्लेरेशन पार्ट में बोला। फिर एक्सिक्यूटेबल पार्ट, जो हम फ्लो चार्ट के अंदर हम रेक्टेंगल फॉर्मेट में लिखते थे, मतलब फॉर्मूला वाला सेक्शन, मेन कैलकुलेशन वाला सेक्शन वो। यूजर डिफाइंड फंक्शन, मैं और भी अगर कुछ फंक्शन बनाता हूँ तो वो। अब देखो सी प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, अब एक पेपर में एक बार पूछा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर का स्ट्रक्चर पूरा समझाओ एकदम। सबसे पहले पूरा प्रोग्राम लिख लेने का, फिर देखो हेडर फाइल, ये मेन फंक्शन, ये डिक्लेरेशन पार्ट, ये इनपुट, ये प्रोसेसिंग पार्ट, ये आउटपुट, ये रिटर्न स्टेटमेंट, सबको बारी बारी से एक्सप्लेन कर देना। ओके, अब राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, तो फ्लोट, बेस, हाइट, एरिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें 3 वेरिएबल लगते हैं, फिर मैं बेस और हाइट को यूजर से ले लूंगा, स्कैन कर लूंगा, फॉर्मूला लिख दूंगा। इस एरिया का फॉर्मूला दूसरा भी लिख सकते हो, 0.5 स्टार बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 मत लिखना, 1/2 अगर लिखोगे तो 0 दे देंगे आंसर। अब उसके लॉजिक में मत जाना, याद रखना कि एरिया को हम या तो ऐसे लिखेंगे जैसे याद दिया, या फिर 0.5 स्टार बेस स्टार हाइट। ओके, अब राइट सी प्रोग्राम टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, ये कई बार आया है। अब देखो आप पाई की वैल्यू 3.14 इन्होंने पहले से ही यहाँ पे लिख दी है, हम अलग फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14 एक अलग वेरिएबल भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके, तो मैंने 3 वेरिएबल ले लिए जो जो वेरिएबल हमें लगेंगे, और सबको फ्लोट, फ्लोट मतलब डेसिमल। तो एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, स्कैन एफ, ये करके परसेंट ऑफ रेडियस को स्कैन कर लिया, मतलब आर के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू डाल दी। फिर रेडियस अगर मान लो मैंने 5 लिया है, 5 × 5 3.14। अब फ्लोट की एक खासियत क्या है, फ्लोट के अंदर इंटीजर भी जा सकता है और फ्लोट वैल्यू भी जा सकती है। तो 3.14, ये रेडियस
कितना 5 × 5 25, 25 × 3.14 78 पॉइंट समथिंग होगा। तो एरिया के अंदर चला गया, सेम पेरीमीटर के अंदर। अब देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल हमें याद नहीं होता है, सरकम पेरीमीटर का मतलब होता है सारे साइड का सम। सर्कल के अंदर सारे साइड का सम पेरीमीटर ही होता है, सरकमफेरेंस। ओके। तो 2 × 3.14 रेडियस की वैल्यू 5 है, तो सब कैलकुलेट करके ये इस तरह से आउटपुट। अब डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस 9/5 + 32, या फिर उल्टा भी आ सकता है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस उल्टा। तो आपको उल्टा फॉर्मूला बना के रखना है कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कैसे करना। ओके। ओके। अब ये स्वैपिंग दो नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब मैंने दो वेरिएबल ए और बी, इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल दूंगा, जैसे इधर डाला है 5 और 10। ओके। तो बिफोर स्वैपिंग पहले हम प्रिंट कर लेते हैं। ए के अंदर 5 है, बी के अंदर 10 है। अब आफ्टर स्वैपिंग देखना एक्सचेंज हो जाएंगे कैसे। देखो, सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है राइट साइड के वैल्यू लेफ्ट साइड असाइन हो जाना, मतलब राइट साइड के वैल्यू लेफ्ट साइड में चले जाना। अब ए प्लस बी, 5 + 10 15, 15 किस में चला गया, ए के अंदर। अब ए के अंदर कितना है, 5। ओके। अब ए माइनस बी, ए के अंदर अभी फिलहाल 15 चला गया, अब है ना, 5 + 10 15 ए के अंदर चला गया। अब ए माइनस बी दैट इज 15 माइनस 10 5, 5 किसके अंदर चला गया, बी के अंदर। देखो बी की वैल्यू अपडेट हो गई। अब ए के अंदर अभी भी 15 है, 15 माइनस, अब बी के अंदर 5 चला गया क्योंकि बी की वैल्यू अपडेट हो गई। 15 माइनस 5 10, तो ए के अंदर 10 चला गया। तो इस तरह से बी और ए की वैल्यू एक्सचेंज हो गई। तो आफ्टर स्वैपिंग जब हम प्रिंट करेंगे तो ये 10 और 5 प्रिंट हो जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट का कोड, राइट सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट गिविंग प्रिंसिपल रेट टाइम फ्लोट प्रिंसिपल रेट टाइम सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंटर करो, टाइम एंटर करो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ और फाइनल कैलकुलेट करो। अब ये %.2f क्या होता है, अगर आप नहीं भी लिखते हो तो चलेगा। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक प्रिंट करना। ओके। डिफाइन वेरिएबल, एक्सप्लेन रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, खाली डब्बा होता है जो कोई भी वैल्यू स्टोर करता है। ओके। वेरिएबल इज अ नेम मेमोरी लोकेशन यूज टू स्टोर डेटा इन प्रोग्राम। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज, हम वैल्यू को चेंज भी कर सकते, जैसे इसके अंदर ऊपर वाले प्रोग्राम में एक ही वैल्यू पहले 5 थी, फिर मैंने चेंज करके 10 कर दी। तो अपडेट भी हम कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर। सो इन सी लैंग्वेज वेरिएबल आर यूज टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू सच एज इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। ओके। रूल्स क्या क्या है, वेरिएबल नेम कैन कंटेन अल्फाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर। तो वेरिएबल के नेम में अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर नंबर भी हो सकता है, कुछ डिजिट भी हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है। ठीक है। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर, तो नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। ये देखो करेक्ट और रॉन्ग दिया है। ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं है, जैसे इन टोटल मार्क्स, तो इसमें अंडरस्कोर है तो करेक्ट है। ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते। स्पेशल सिंबल नॉट अलाउड, ये सब स्पेशल सिंबल नॉट अलाउड है। कीवर्ड कैन नॉट बी, तो 32 कीवर्ड होते हैं वो नहीं हो सकते हैं। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, मतलब अगर इंट एज लिखते हो, इंट एज लिखते हो और इंट एज लिखते हो, ये तीनों एजेस डिफरेंट है, तो तीनों वेरिएबल डिफरेंट हो गए। वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल। अब तुम सोचो, कुछ कुछ कोड बना रहे हो तो मीनिंगफुल बनाओ ना, फ्लोट सैलरी लिखो। अगर सैलरी का कोड है तो फ्लोट वाई क्यों लिख रहा है ऐसा। ओके। राइट नोट्स ऑन ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल, इसका वीडियो देख लेना पहले, फिर देखना। लोकल वेरिएबल क्या होता है, देखो इंट ए इज इक्वल टू 10 लोकल वेरिएबल है। तो जब मैं ए की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ 10, ये यहाँ मतलब इसकी औकात बस इस फंक्शन तक है, इसके बाहर नहीं है। लेकिन वही ग्लोबल वेरिएबल, एक्स की वैल्यू 20 है, ऊपर मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया, तो इसको मैं किसी और फंक्शन में भी यूज कर सकता हूँ। ओके। तो ये ग्लोबल वेरिएबल मतलब ग्लोबल डिक्लेरेशन करना। तो आपको क्या करना है, वेरिएबल की डेफिनेशन लिखनी है, लोकल ग्लोबल वेरिएबल का लिखना है और एक एक प्रोग्राम लिखना है। ओके। थैंक यू।